important. So this reservoir or the pond which is created, this reservoir or the pond which is created due to the construction of the obstruction dam stores the water. And from our use point of view, this water stored against this dam is divided into approximately four parts according to use. Okay, there are three names to these four parts. You can call it as the four part, you can call it as the four zones also. Okay, and you can call it as the four storages. In your syllabus they have in written reservoir storage zones. In exam also they may ask, so you should be able to have the distinction or clarity of your thoughts regarding these zones, the storages और the four parts. Okay, जैसे ये यहाँ पे आपको नीचे के स्केच में दिख रहा होगा आपके राइट साइड में कि ये डैम है, एक ट्रेपेजॉइडल शेप का डैम है, and on the left side is the upstream where water is being stored against this dam, against this wall. So up to the top of the dam, the top of the dam is called as the top dam level, TDL also in short it is called as. We will see the different levels. Just now we are listing down the storages components. You can see in the red letters, they are shown here. So these four parts or four zones or the four storages of the water in the reservoir according to depth, okay, according to depth are the useful storage, second is the surcharge storage, third is the dead storage, bank storage and valley storage. Okay, ये पांच तो आप ध्यान में रखिए, यूजफुल, सरचार्ज, डेड, बैंक, वैली, क्या है ये हम आगे में देखते हैं. उसके पहले हम, yes, though we have discussed yesterday, just we will repeat it some important levels. That is the full reservoir level, FRL है ना. ये राइट साइड में आपको दिखेगा कि FRL कौन से लेवल को बोलते हैं. It is called as the full reservoir level. That is the maximum level to which the water will rise in the reservoir during ordinary operation, है ना. जब धरण का या ये डैम का यूज होता है हमारे रेगुलर खेती को पानी देने के लिए, पीने के पानी को या जनरेशन के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा ये लेवल तक के पानी डैम में जमा करते हैं, इसको फुल रिजर्वायर लेवल, इसको फुल टैंक लेवल भी बोलते हैं, FTL. ठीक है, फुल रिजर्वायर लेवल और फुल टैंक लेवल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉर्मल पूल लेवल. ठीक है, दो तीन नाम है, लेकिन रेगुलर जो नाम है जो यूज करते हैं वो FRL करके बोलते हैं. तो आपको ये दो तीन नाम ख्याल में रहना चाहिए, FRL, FTL और दी NPL, नॉर्मल पूल लेवल. आपके बुक में नॉर्मल पूल लेवल है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में उसको FRL करके बोलते हैं या FTL करके भी बोलते हैं. So FRL or normal pool level or FTL is corresponding to either the level of the spillway crest, है ना. एखादे बार क्या होता है, गेट नहीं रहता, एखादे डैम को अनगेटेड डैम रहता है, तो उसके स्पिलवे का जो टॉप रहता है, स्पिलवे के ऊपर से, ऊपर में दिखा है ना स्पिलवे ये स्केच में, तो ये स्पिलवे टॉप तक ही पानी जमा रहेगा, फिर उसके ऊपर गेट नहीं है. तो यदि गेट है तो फिर गेट के टॉप तक रहेगा. तो ये FRL, FTL ये जनरली स्पिलवे क्रेस्ट तक रहेगी यदि गेट नहीं है तो, और गेट लगाया है डैम को तो गेट के टॉप तक के रहेंगे, और टू द टॉप लेवल ऑफ द स्पिलवे गेट्स. ठीक है, हम वेरियस टाइप्स ऑफ द गेट्स वी विल बी लर्निंग इन आवर फ्यूचर कोर्स. मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स एज in the regularization in the operation of the dam. Then the next is minimum drawdown level. Its short form is MDDL, है ना. यहाँ पे नीचे में मैंने बताया है रेड कलर में MDDL कहाँ है. तो ये MDDL यानी जैसे नाम है इसका, मिनिमम ड्रॉडाउन लेवल, इसके नीचे जनरली डैम का पानी यूज के लिए नहीं निकालते, जो हमारा इरिगेशन पर्पस है, ड्रिंकिंग वाटर है ना,
या इसके नीचे नहीं जाते. सो इट इज द लेवल बिलो विच द रिजर्वायर विल नॉट बी ड्रॉन डाउन और water will not be taken or will not be emptied so as to maintain a minimum head required in power projects. ठीक है, पावर प्रोजेक्ट के लिए, या जैसे यहाँ दिखा है पेन स्टॉक दिखा है, नीचे में रिवर्स लुइस है. ठीक है, पेन स्टॉक यानी समझो पावर जनरेशन कर रहे हैं इसमें से, तो वो हेड मिलने के लिए एमडीडीएल के नीचे हम नहीं जाते हैं. ठीक है, तो ये हो गई, हमने दो लेवल समझा, एफआरएल और एमडीडीएल. तीसरा है डेड स्टोरेज लेवल और डीएसएल. ठीक है, ये यहाँ पे फिर से आपने आपके राइट साइड में स्केच में देखा लाल कलर में डीएसएल दिखाया है. So below this level, there are no outlets to the drain the water in the reservoir by gravity. यानी ये जो डेड स्टोरेज लेवल है, इसके नीचे कोई पानी हम निकाल नहीं सकते. जैसे रिवर्स लुइस है, तो ये रिवर्स लुइस का जो बॉटम है, या जिसको सील लेवल ऑफ द रिवर्स लुइस बोलते हैं, रिवर्स लुइस है ना दरवाजा, यानी इसमें से पानी हम ज्यादा से ज्यादा ये लेवल तक के निकाल सकते हैं. स्लुइस है ना खिड़की, तो ये एक पाइपलाइन हो गई डैम में रहती है कि, या एक आधा ओपनिंग रहता है कि इसमें से ये पानी बाहर निकालते. पेन स्टॉक से भी निकालते. पेन स्टॉक से हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए. रिवर्स लुइस जनरली यूज फॉर द इरिगेशन और फॉर रिमूवल ऑफ द सिल्ट इनटू द डैम. ठीक है, तो ये डेड स्टोरेज लेवल यानी सबसे लोएस्ट लेवल. तो हमने देखा मैक्सिमम वाटर लेवल एमडब्ल्यूएल, हमने देखा मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल एमडीडीएल, एफआरएल भी देखा, एमडब्ल्यूएल देखेंगे अभी हम, ये देखने वाले मैक्सिमम वाटर लेवल. बाद में हमने देखा एफटीएल एफआरएल वगैरह. अब एमडब्ल्यूएल मैक्सिमम वाटर लेवल है ना, एमडीडीएल मिनिमम ड्रॉ डाउन लेवल. सो मैक्सिमम वाटर लेवल एमडब्ल्यूएल यहाँ पे रेड कलर में फिर से आपके बताया. द लेवल टू विच वाटर राइजेस ड्यूरिंग डिजाइन फ्लड इज नोन एज मैक्सिमम पूल लेवल और द मैक्सिमम वाटर लेवल. ठीक है, यानी ये जो गेट्स है, यानी ये जो डैम हमने कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ पे नॉर्मल में तो हम गेट के ऊपर तक के पानी रखेंगे, है ना. लेकिन यदि ये नदी को जिसके ऊपर ये डैम कंस्ट्रक्ट किया है, इसको फ्लड आया ज्यादा, तो कुछ जो हमारा जो स्पिलवे क्रेस्ट है ना, स्पिलवे का जो टॉप है, वहां तक के तो उसमें पानी रुकना ही है. अब इसमें ज्यादा का जो पानी है, when the flood will start coming, more than the water will be than the spillway crest level, then we will open the gates. हम उसके गेट ओपन करेंगे और वो पानी स्पिलवे के ऊपर से फ्लड वाटर जाने देंगे. ठीक है, ऑल द गेट्स विल बी ओपन. लेकिन ये भी जब डैम डिजाइन करते हैं, तो ये स्पिलवे के ऊपर में फ्लड वाटर है ना, अभी आपने वो हाइड्रोलॉजिकल सर्वे और मैंने उसमें आपसे डिस्कस किया था स्पिलवे वगैरह के बारे में, तो उसमें हमने देखा था कि स्पिलवेज आर डिजाइंड टू कैरी द मैक्सिमम फ्लड. फ्लड इज अगेन मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड. तो स्पिलवे का एरिया यानी स्पिलवे की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज द एरिया, एंड दैट मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम वाटर लेवल. यानी इसके ऊपर वो फ्लड का पानी जाना नहीं चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं जब वेन एवर वी कैलकुलेट द फ्लड अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम रेंज. ठीक है, आप फिर से हाइड्रोलॉजी में जाइए, मैंने ही आपको शायद पढ़ाया होगा, तो उस टाइम में आपको सब समझा दिया था मैंने कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कैलकुलेटिंग सरफेस रन ऑफ flood hydrograph etc. So the level to which water rises during design flood is called as the maximum pool level or maximum water level. It depends upon specified initial reservoir level and the spillway gate operation rule. This level is also sometimes called as the highest reservoir level or highest flood level. HFL, HRL, MWL है ना, दो तीन ऐसे नाम है इसके. With knowing these 3 to 4 levels, that is the FRL, MDDL, DSL, MWL, HRL, HFL or MWL. Now we will move on to the zones. Various zones are the water that has been stored into the reservoir or the dam. The first is the useful storage.
इसको लाइव स्टोरेज भी बोलते हैं ना, जनरली इसको लाइव स्टोरेज करके बोलते हैं। इसको एक दूसरा नाम है यूजफुल स्टोरेज और लाइव जोन यू कैन से, और यूजफुल जोन। ये यहाँ पे रेड में बताया है। ये इसमें कितनी क्वांटिटी रहती है कि जो हमारा फुल टैंक लेवल है या फुल रिजर्वायर लेवल है, आइदर फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्पिलवे क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी टॉप क्राउन, स्पिलवे क्रेस्ट लेवल यानी स्पिलवे की टॉप लेवल। यदि अनगेटेड डैम है तो, यानी डैम में गेट नहीं है, तो स्पिलवे क्रेस्ट से लेके तो एमडीडीएल तक के जो भी पानी डैम में अवेलेबल है, that water we call as a useful storage or the live storage. ठीक है, so because we can use this much water, क्योंकि एमडीडीएल के मिनिमम ड्रॉडाउन लेवल के नीचे पानी हम जाने नहीं देते हैं डैम का, और एफआरएल जो है या फुल टैंक लेवल जो है उसके ऊपर पानी हम जमा नहीं करते 12 महीने। ज्यादा का पानी जो एमडब्ल्यूएल वगैरह कब रहता है कि वो जब डैम के गेट ओपन रहते हैं और फ्लड आ रहा है, तो तब वो उसको हम एमडब्ल्यूएल तक के मैक्सिमम वाटर लेवल तक के जाने देते हैं, एचएफएल वगैरह जो है। लेकिन वी डोंट अलाउ द वाटर फॉर द 12 month अप टू एमडब्ल्यूएल। वी अलाउ द वाटर आइदर अप टू द टॉप ऑफ द गेट्स और टॉप ऑफ द स्पिलवे क्रेस्ट, यदि अनगेटेड डैम है तो, गेट नहीं है तो इसलिए यूजफुल या लाइव स्टोरेज जिसको बोलते हैं, इसका नाम ही है यूजफुल स्टोरेज। यानी द वाटर विच इज यूजफुल आइदर फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज, फॉर द इरिगेशन पर्पज एक्सेट्रा, is that much quantity of water which is between the full tank level or the full reservoir level and the minimum pool level or MDDL or invert level of the lowest discharge outlet is called as the useful से। lowest discharge outlet यानी समझो जो पेनस्टॉक यहाँ से यदि कैनाल से पानी जा रहा है तो उसकी जो बॉटम लेवल होगी, इनवर्ट लेवल जिसको बोलते हैं, सिर्फ वहां तक के पानी हम जाने देंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एमडीडीएल। ओके, सो ऑल दिस इज रिगार्डिंग द लाइव स्टोरेज। नाउ द डेड स्टोरेज। द स्टोरेज, डेड स्टोरेज नाम ही इसका डेड स्टोरेज है कि ये पानी, दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू फ्लो थ्रू द आउटलेट्स फ्रॉम द डैम। ठीक है, so the water below, volume of water below the minimum pool level MDDL, MDDL के नीचे का जो पानी है उसको डेड स्टोरेज करके बोलते हैं, एंड इज नॉट यूजफुल अंडर ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कंडीशन, है ना ये। लेकिन फिर भी डैम में जमा रखते हैं। यहाँ वर्ड क्या है, ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कंडीशन में ये कोई यूजफुल नहीं है। जनरली जो डैम का डिजाइन होता है, हाइड्रोलॉजी एंड द मेट्रोलॉजी, यानी उसकी रन ऑफ, रेनफॉल वगैरह सबका स्टडी करके, और आप पिछले 100 साल में है ना थोड़ा सा याद कीजिए हाइड्रोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, तब आफ्टर स्टडिंग द लास्ट 100 years 150 years ऑफ द डाटा ऑफ रेनफॉल, एंड अगेन आउट ऑफ दैट डाटा 75% डिपेंडेबिलिटी, यानी 75 बार जो बारिश आई है या 50% जो है 50 बार आई है, तो उसके ऊपर वो डैम का डिजाइन किया जाता है पानी स्टोर करने का। तो इसलिए वो एमडीडीएल तक के बहुत कम बार जाता है पानी डैम का। ऐसा समझा जाता है कि भाई 100 में से 75 years तो डैम भरे गए, 25 साल में ही ऐसा प्रॉब्लम आएगा, है ना, थोड़ा हाइड्रोलॉजी का स्टेटिस। तो ये डेड स्टोरेज के नीचे जनरली जाता है, एमडीडीएल के नीचे जनरली पानी नहीं जाता। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में बहुत बार होता है, अभी आजकल ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग और सब ये चेंज होने के कारण कभी कभी लेट बारिश आती है, तो ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए एमडीडीएल के नीचे का जो पानी है, दैट वाटर इज यूज्ड इन इमरजेंसी ऑपरेशन कंडीशन, नॉट अंडर ऑर्डिनरी ऑपरेशन कंडीशन। देन द सरचार्ज स्टोरेज। नेक्स्ट, the volume of water stored between the FRL and MWL is called as surcharge storage and is uncontrolled, है ना। जो आपका फुल टैंक लेवल जो है FRL है, और जो आपका MWL है, मैक्सिमम वाटर लेवल ड्यू टू फ्लड्स, the water in between is called as surcharge storage. So it is called as the surcharge storage. It is useless. This water flows over the dam.
This is required to accommodate the peaks of the floods that might occur when there is insufficient storage capacity for them below FRL. ये किस लिए है ये सरचार्ज स्टोरेज की प्रोविजन, कि जब फ्लड बहुत ज्यादा आता है तो ज्यादा का, इट शुड नॉट ओवरफ्लो ओवर द डैम, डैम के ऊपर से नहीं बहना चाहिए ये, इसलिए ये सरचार्ज स्टोरेज की प्रोविजन डैम में करते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा अभी फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ऑल द वॉल्यूम कैलकुलेशंस एक्सेट्रा, कॉमन सेंस यदि हमने किया तो ये धीरे धीरे कैल में आएगा। और अभी MWL और टॉप ऑफ द डैम, एम मैक्सिमम वाटर लेवल और टॉप ऑफ द डैम, इसमें भी कुछ प्रोविजन रखते हैं डैम की हाइट, मे बी 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, इसको फ्री बोर्ड करके बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द फ्री बोर्ड। दिस प्रोविजन इज मेड टू एकोमोडेट द वेव्स, है ना। इतना बड़ा डैम रहता है उसमें, ड्यू टू द विंड्स द वेव्स आर क्रिएटेड एंड these waves have larger heights in terms of the, when there are a lot of the winds, speed winds, some uh, कुछ बादल आते हैं, कुछ या वादळ आता है, तो वो वेव्स एकोमोडेट, नहीं तो वो वेव्स हाइट बहुत रहती है और उसमें डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी रहती है, तो उसको एकोमोडेट करने के लिए जो प्रोविजन रहती है उसको प्री बोर्ड करके बोलते हैं। और this freeboard is again decided based on certain Indian standards. Just at this junction, have the knowledge of this freeboard for what purpose it is being provided. Then the bank storage is another type of the storage. After the filling the reservoir, water seeps into the permeable reservoir banks and comes out after depletion of the reservoir is called as the bank storage. जब डैम पूरा भर जाता है, जब रिजर्वायर पूरा भर जाता है, तो कुछ जो सम वाटर गेट्स परकोलेटेड और परमिएटेड इनटू द बैंक्स ऑफ दैट रिवर। बाजू के जो उसके किनारे है वो भी सॉइल के ही बने हैं, तो उसमें वो पानी घुस जाता है, पाझरता है अंदर में। और जब डैम थोड़ा थोड़ा खाली होते जाता है, when the water is being used either for the irrigation purpose or for the power generation or maybe for the drinking purpose, so when the level in the dam comes down, ये पानी जो बैंक में बाजू में गया है, ये पानी धीरे धीरे वो नदी में यानी वो डैम में आना चालू होता है, उसको बैंक स्टोरेज करके बोलते हैं। दिस इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर above that indicated by the elevation storage curve। ठीक है, जो हमने देखा था एलिवेशन स्टोरेज कर्व, तो उसमें जो बताया है उसमें उससे बढ़ सकती है, क्योंकि ये पानी बैंक से आ रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड वाटर है, ये रेनफॉल वाटर नहीं है। दिस वाटर कम्स फ्रॉम द परकुलेटेड वाटर इन द बैंक, सो देयरफॉर दो द एलिवेशन स्टोरेज कर्व में शो, बट द लेवल इन द डैम में बी मोर। ठीक है, बहुत डीप में अभी नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना समझ लेंगे। देन द वैली स्टोरेज, इवन बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम, यानी डैम नहीं भी था वहां पे, रिजर्वायर नहीं था, लेकिन सम वाटर इज स्टोर्ड इन द स्ट्रीम चैनल कॉल्ड एज वैली स्टोरेज। यानी जब डैम नहीं था तब भी नदी में पानी था, है ना, नदी बहते रहती थी थोड़ी सी, स्मॉल वाटर में बी इन फ्लड्स, लार्जर वाटर, average water for the year, that water is called as the valley storage. Even if before the construction of the dam certain variable amount of water stored in the stream channel called as the valley storage, such storage depends upon the geological condition of the river banks। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमने कुछ कंसेप्ट्स पढ़े हैं। उसके बाद में एक है बफर स्टोरेज। फिर से ये बफर स्टोरेज इज बिटवीन द MDDL एंड द डेड स्टोरेज। ये बफर स्टोरेज ही हम इमरजेंसी में यूज करते हैं। द स्पेस बिटवीन द डेड स्टोरेज लेवल, दिस डेड स्टोरेज लेवल DSL टू मिनिमम ड्रॉडाउन लेवल MDDL is a buffer between the active and dead storage or live and the dead storage zone. Releases from this zone are made in dry situations when there are no rains etc. to cater for essential requirements. Dead storage and buffer storage together is called as the interactive storage। ठीक है, dead storage and the buffer storage is called as the interactive storage।
विद इन द ईयर स्टोरेज, थोड़े से अभी दो ही स्टोरेज, एक हर साल के लिए जो हमें अवेलेबल पानी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज द विद इन द ईयर स्टोरेज इन द डैम, है ना। ऐसा नहीं जरूरी कि हर साल बारिश आई और वो डैम पूरा फुल टैंक लेवल तक भर गया। एक आधे बार ऐसा भी हो सकता है कि उस साल में बारिश कम आई, द वाटर स्टोर्ड इन द डैम may be lower than full tank level. So full tank level may vary, that top level of the water, full tank level will not vary, it is fixed, FRL or the FTL, but the water in the dam may be lesser than the FRL or FTL if the rains are less in that year. Then the water which is available between that water level in the season and the MDDL is called as the within the year. So this much water is available for the year to use. The storage of reservoir meant for meeting the demands of specific hydrologic year for planning the project, है ना। हाइड्रोलॉजिक ईयर जनरली हमारा जो रहता है वो जून से लेके तो अगले मई तक के रहता है, क्योंकि द मानसून स्टार्ट्स फ्रॉम 1 जून, तो इसलिए वो हाइड्रोलॉजिक ईयर करके बोला है, तो लेकिन एक साल के लिए, ठीक है। कैरी ओवर स्टोरेज एक दूसरा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है कि पूरा डैम मस्त भर जाता है पानी से, हर यानी द डैम इज अप टू द फुल टैंक लेवल ऑल FRL, एंड विद इन दैट ईयर, जैसे इस साल हुआ कि बीच में से बारिश भी आई आफ्टर द रेनी सीजन, after the rainy season, either into the winter or into the summer, there is there is a frequency of rainfalls, though not continuous, intermittent rainfall. अब उसके कारण क्या हो गया कि द इरिगेशन वाटर रिक्वायरमेंट विल रिड्यूस, है ना। डैम में से पानी की जरूरत कम पड़ेगी यदि बीच में बारिश आई तो, आफ्टर द रेनी सीजन, तो तब डैम की जरूरत कम रहेगी, तो डैम का पानी जमा रहेगा, एंड दैट वाटर इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर, है ना। यदि हमारे पास में डैम में पानी है, पैसा बैंक में जमा है, तो अगले साल हम यूज कर सकते हैं। वैसा डैम में पानी है, वी कैन यूज दैट वाटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। if the rainfall is okay next year, the dam again fills, then it's all right, but if it is again less, we can use that water. That quantity is called as the carryover storage. When the entire water is stored in the reservoir is not used up in a year, the unused water is stored as carryover storage for the use in the subsequent year, आने वाले सालों में। एक और जोन है जो हमने वेरियस जोन देखा, आखिरी का है सिल्ट एंड द सेडिमेंटेशन जोन। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सेडिमेंट और द सिल्ट इन द रिजर्वायर कैन बी डिवाइडेड इनटू सेपरेट जोन। ये इसके लिए एक इंडियन स्टैंडर्ड भी है 5477, है ना। ये जो डैम के नीचे में एट द बॉटम बिटवीन द रिवर बेड लेवल and some height in the dam, provision is made for deposition of the silt or the soil which flows or the sediment which flows along with the flood water, है ना। तो ये जो जोन रहता है जिसमें ये सिल्ट हम जमा करने के लिए प्रोविजन रखते हैं, उसे सिल्ट या सेडिमेंटेशन जोन बोलते हैं। सो सिल्ट एंड सेडिमेंटेशन जोन यूजफुल और द लाइव स्टोरेज, डेड स्टोरेज, buffer storage, and the that top, that is the surcharge storage. These are the various storages in addition to the silt or the sedimentation zone, and the various levels we have seen, that top of the dam level, then maximum water level, then FRL or FTL, then spillway top level or spillway crest level, minimum drawdown level MDDL, then dead storage level, ओके। एंड अगेन यू कैन से डेड स्टोरेज लेवल के नीचे में भी रिवर बेड लेवल, जो नेचुरल रिवर बेड लेवल थी शुरू में डैम के पहले, दैट इज द रिवर बेड लेवल एट द डैम साइट, ठीक है। बाद में स्लूइस जो है, गेट्स जो रहते हैं जिसमें से पानी जाता है धरण में से नीचे में डाउनस्ट्रीम में, वो स्लूइस की जो बॉटम लेवल रहती है उसे सिल लेवल करके बोलते हैं, SILL, सिल लेवल, और द इनवर्ट लेवल ऑफ द स्लूइस, or maybe seal level of the penstock or invert level of the penstock if the generation of electricity is there, hydroelectric, तो हम penstock यूज करते हैं,
ठीक है, अभी हम वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज रिगार्डिंग the mass curve part. So we have seen the various levels, we have seen the various important zones. Definitely a note or the question, some part of the question is asked over it. Now, how to find out the reservoir capacity with the help of the mass curve? We will learn. So for that purpose, some basic information we will get. The first is called as the specific capacity and yield. Okay, as we all know, yield is the output, either yield from the motorcycle, yield from our factory, yield from our agriculture, yield from the crop, yield from the mango tree, है ना. इसको yield यानी output बोलेंगे अपन. The amount of what, so it is with respect to our dam. So therefore the amount of water that can be supplied from the reservoir in a specified interval of time, and a quantity of water which is available within a specified interval of time. जनरली ये टाइम कितना रहता है हमारा, एक हाइड्रोलॉजिकल ईयर रहता है. ये एक साल में कितना पानी एक आधा डैम दे सकता है, उसको यील्ड बोलते हैं, उसको स्टोरेज कैपेसिटी करके बोलते हैं. और द डिजाइन वेरीज फ्रॉम, अब डैम के लिए द टाइम में बी इन ए डे फॉर ए स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन टू ए ईयर फॉर ए लार्ज कंजर्वेशन रिजर्वायर्स. जैसे फॉर एग्जांपल 25,000 cubic meters of the water is supplied from the reservoir in 1 year, then its yield is 25,000 cubic meters per year. Or in जैसे 10,000 meter square is 1 hectare, this can be written in terms of the 2.5 hectare per meter. हेक्टर यानी 10,000 मीटर, फिर से इसको 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर क्यूब में होगा. ओके, ट्राई टू कन्वर्ट दिस इन क्यूबिक मीटर टू हेक्टर मीटर, हैव द नॉलेज. So hectare meter is nothing but again in cubical terms. Now the safe yield or the firm yield, guaranteed yield. एखादे डैम से हर साल मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी गारंटीड ड्यूरिंग ए क्रिटिकल ड्राई पीरियड इज नोन एज द सेफ यील्ड और द फर्म यील्ड. है ना, डैम डिजाइन करते वक्त as we have learnt in our hydrology that we get the runoff from the rainfall and we get the data of that runoff from the rainfall from the available data of last 100 years or 150 years 200 years of the rainfall. वो डाटा हमको रखना पड़ता है, उस पर से स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन से वी फाइंड आउट कि भाई वी अरेंज दैट रेनफॉल डाटा फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. 100 साल का डाटा है तो 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश की क्वांटिटी और कम 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 करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं उसको, तो कम कम करते वक्त सबसे कम वाला बारिश. तो इसका मतलब क्या हो गया, 100 ईयर्स में सबसे कम वाली बारिश जो है वो गारंटीड 100 साल आती है, क्योंकि जो बारिश आई है वो 100 साल में ये कम से कम बारिश से ज्यादा ही है. सो दैट इज वो बारिश से जो भी हमें आउटपुट या यील्ड मिलेगा उसको, ये फॉर एग्जांपल मैंने बताया सेफ यील्ड या फर्म यील्ड करके बोलते हैं, है ना. तो मुझे लगता है तुम्हारे ध्यान में आ गया. द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट कैन बी गारंटीड ड्यूरिंग ए क्रिटिकल ड्राई पीरियड इज नोन एज द सेफ यील्ड और फर्म यील्ड. सेकेंडरी यील्ड, quantity of water available in excess of the safe yield during periods of high flood, it is called as the secondary yield. है ना, ये मिनिमम फ्लो रन ऑफ के लिए जो डैम से पानी मिलेगा सेफ यील्ड, मैक्सिमम रन ऑफ के लिए जो मिलेगा जो डैम में वाटर लेस देन द सेफ यील्ड इज द सेकेंडरी यील्ड. एवरेज यील्ड, अरिथमेटिकल एवरेज ऑफ द फर्म और द सेफ यील्ड, फर्म सेफ यील्ड को फर्म यील्ड भी बोलते हैं, एंड द सेकेंडरी यील्ड इसका जो एवरेज है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज द एवरेज यील्ड. ठीक है, अभी आगे जाते हैं. मास इनफ्लो कर्व क्या है भाई, वी हैव लर्नड अर्लियर व्हाट आर द हाइड्रोग्राफ्स. ओके, फ्लड हाइड्रोग्राफ you can see in this slide at the bottom. There are on the x-axis the number of years are written, say 1957 to 66, 57, 58, 59, etc. On y-axis the quantity of the discharge in cumex flowing per year
into that river at certain location, है ना। कौन से तो भी एक लोकेशन में हम डिस्चार्ज गिन रहे हैं वो नदी के ऊपर में जहां हमें डैम बनाना है, वो साइड जो है वो साइड पे वी आर मेजरिंग द डिस्चार्ज। एंड फॉर लास्ट 5-10 years either we are measuring the discharge or from the rainfall we can find out the runoff. So every year we have that runoff quantity in Qmax एक साल के लिए। तो वो 1957 के लिए है, 58, 59, 60, 61, हर साल के लिए वी हैव द डिस्चार्ज और द क्यूमेक्स। सो ग्राफ बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द टाइम is called as the flood hydrograph of inflow. Okay, so the reservoir capacity corresponding to a specific yield or the output is determined with the help of the mass inflow curve and the demand curve. How? Now from here, how we can, from flood hydrograph, this is the flood hydrograph, not mass inflow curve, it is the flood hydrograph of inflow. अब इस पर से मास इनफ्लो कर्व कैसे निकालते हैं ये आगे देखते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार, is a plot between cumulative inflow in the reservoir with respect to time, and a cumulative inflow in the reservoir with respect to time. This is the hydrograph. Now what is the meaning of the cumulative inflow, we will try to understand. जैसे 1957 में है, यहाँ पे समझो 100 क्यूमेक्स वाटर आया है, 100 क्यूमेक्स इन 1 ईयर, ठीक है। एक साल के फिर हम 12 महीने 30 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड करेंगे तो वो क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी मिलेगी। लेकिन एक साल में ये क्यूमेक्स है, 100 क्यूमेक्स यू कैन से। नेक्स्ट ईयर जो आया है वो समझो 150 क्यूमेक्स है, लास्ट ईयर 100, नेक्स्ट ईयर 150। सो क्यूमुलेटिव डिस्चार्ज इन 58 इज इक्वल टू 100 प्लस 150 विच इज 250। ओके, इट विल बी अबोव दिस, 58 में जो भी क्वांटिटी है उससे अबोव रहेगी। So in 58 cumulative discharge is 250. Let us assume that in 59 the discharge that flown through the river at dam site is 200 cumex. So पहले का 350 plus 200, then it will be 550 cumex is the cumulative discharge in 59. So this, if these points are joined, that is this cumulative inflow, this point, after joining these points, the graph given is called as the mass inflow curve. कैसा है वो आगे में हम देखते हैं, ठीक है। ये जैसा आपको यहाँ पे बताया है, ऊपर में फ्लड हाइड्रोग्राफ है और नीचे में मास इनफ्लो कर्व है। इट इज द टाइम, इट इज द ग्राफ बिटवीन द क्यूमुलेटिव इनफ्लो ऑफ द फ्लड, दैट इज 1957 में यहाँ पे ऐसा, जो समझो जब भी अपने 100 क्यूमेक्स एज्यूम किया था ना, वो 100 क्यूमेक्स को इन्होंने समझो यहाँ पे दे हैव ब्रॉट इट टू द डेटम, दैट इज 0, है ना। 0 क्यूमेक्स लिया है, ये 0 की जगह हम 100 भी ले सकते हैं। जो भी डिस्चार्ज है उसको 0 कंसीडर किया है, भले ही वो 100 है 200 है। एंड द क्यूमुलेटिव डिस्चार्जेस आर एडेड and the graph is plotted. So this graph will always rise because the discharge is always cumulative. Okay, such graph between the duration time and the cumulative inflow discharges is called as the mass inflow. So you can see this is the mass inflow curve as we have seen, which is from where it is obtained, it is from the flood hydrograph. तो हमारे पास में पहले फ्लड हाइड्रोग्राफ रहना चाहिए। ओके, नाउ टेकिंग स्टार्टिंग ईयर एज द बेस, ये 1957 जो है इसको बेस पकड़ा है। अब ये 0 दिखा रहा है, इसका मतलब कोई 0 डिस्चार्ज है ऐसा नहीं है, इट इज कंसिडर्ड एज द बेस। मे बी दिस इज 100 क्यूमेक्स, 100 के आगे में ही टोटल होती जाएगी, लेकिन इसको बेस पकड़ा है फॉर ड्रॉइंग दी मास कर्व। इसके पहले का डाटा शायद नहीं होगा। द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम 57 टू T1 यानी आगे का टाइम, जैसे यहाँ पे 60 है, that has flown through the river is the volume represented by hatched area. ये यहाँ पे ऊपर में जो hatched area है ये total quantity of water or cumulative water. So this AB ordinate, okay, here the discharge shown is in cumex. Here on y-axis the total cumulative mass inflow is in cubic meter or hectare meter. Okay,
So the hatched area or area below this hydrograph will give you the total quantity of water in hectare or cubic meter, not in cumex, because the discharge multiplied by time, ये ordinate time यानी second, so cumex multiplied by second, it will be cubic meter. Just we may be bit going fast, but please go through all this again and again. If you have the difficulty, ask me again. But please, unless and until you go through, you will not understand immediately. ठीक है, थोड़ा थोड़ा ध्यान में आ रहा होगा कि ये दो ग्राफ में फर्क क्या है. So the hashed area will give you the total quantity of water or the volume of water that has flown from 57 to 60, and the ordinate AB, that quantity shown by the ordinate AB in cubic meter or hectare meter, is the quantity in this hatched area. irregular shape है ये, यदि रेक्टेंगुलर रहता तो लेंथ इनटू ब्रेड ऐसा डायरेक्ट मिला रहता. ठीक है, लेकिन आपको एरिया समझ गया है कि वो एरिया बताता है. In the mass inflow curve, the corresponding ordinate AB will therefore be equal to volume of the water. Similarly, by the hatched area, similarly ordinates of the mass inflow curve corresponding to, just I wanted to cross check whether our recording is going on. Okay, it's going on. Some sound disturbed me. So similarly, ordinates of the mass inflow curve corresponding to the other years can be computed, can be found out with the help of the flood hydrograph, and they are plotted. Such plot is called as the mass inflow curve. It continuously rises, ये हरदम बढ़ते ही जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये accumulated inflow बताता है, cumulative बताता है, लास्ट ईयर का ऐड करके. अभी इसके ये जो मास कर्व है, इस पर से हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये भी अभी आगे में इसका हम एक वी विल एंजॉय द मास कर्व, हाउ वी कैन सी. जैसे कंटूर प्लान से हमें पता चलता है कि पहाड़ी किधर है, वैली किधर है, नदी किधर है, तो वैसे ही मास कर्व से हम कैसे पता कर सकते हैं कुछ चीजें. यदि एक आधे बार वो नदी में इनफ्लो नहीं है, if there is no inflow during certain period, why there will not be any inflow in during the certain period in the river? Because no rains are there. The mass inflow curve will be horizontal during that period. उसमें क्या रहेगा, वो मास इनफ्लो कर्व हॉरिजॉन्टल रहेगा, है ना. पानी नहीं रहेगा तो वो क्यूमुलेटिव टोटल ऊपर में जाएगी नहीं. नो वाटर, सो जीरो डिस्चार्ज, सो इट विल बी हॉरिजॉन्टल. अभी इसके विपरीत, द मास इनफ्लो कर्व विल राइज वेरी शार्पली. एक आधे बार बहुत शार्प भी बढ़ सकता है. कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई फ्लड. और हाई फ्लड यानी इसका मतलब क्या बताता है कि वो पीरियड में बारिश बहुत हुई है. Thus the steepness of the mass inflow curve shows rate of the inflow at that time interval. Okay, so flatter mass curve, no inflow, no rainfall. Steep mass curve means high flood. Definitely the floods, the rainfall is more. The hollows on the mass curve show relatively dry period. Hollows यानी जब समझो एक आधे बार कुछ है ही नहीं बारिश तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, तो उसको हॉलोज बोलेंगे. सो इट शोज दैट द ड्राई पीरियड. ठीक है, तो ये हो गया मास इनफ्लो कर्व, हमने पढ़ लिया. अब हम ड्राई डिमांड कर्व देख लेते हैं, और फिर उस पर से कैसा हम रिजर्वायर कैपेसिटी निकालेंगे वो देखते हैं. डिमांड कर्व, इट इज द प्लॉट, ये वैसा ही है, सिर्फ इसमें हमें डिमांड मालूम है. सो इट इज ए प्लॉट और ए ग्राफ बिटवीन एक्यूमुलेटेड डिमांड. वहां पे क्या था, एक्यूमुलेटेड इनफ्लो of the nala or the stream or the river. Here the accumulated demand, यानी हमारी पीने के पानी की डिमांड है कि इरिगेशन की डिमांड है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की डिमांड है, ऐसी डिमांड रहेगी ना. जैसे जनवरी में ठंड काला है तो पानी कम लगेगा, फरवरी में थोड़ा बढ़ेगा, मार्च में. सबकी यदि क्यूमुलेटिव टोटल करते गए रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर मंथली इन ए ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एक्सेट्रा, क्यूमुलेटिव डिमांड जनवरी में कम, फरवरी में थोड़ी बढ़ेगी, जनवरी प्लस फरवरी की टोटल, फरवरी प्लस मार्च, मार्च में, मार्च प्लस अप्रैल, अप्रैल की डिमांड,
मई में फिर और पानी बढ़ेगा, धूप काला है, खेती को भी है, पीने को भी लगता है। ओके, so that summation or the cumulative demand or the accumulated demand in hectare meter with time, then such graph is called as the demand curve. So demand curve represents a uniform rate of demand, maybe a straight line, यदि straight demand constant है तो straight line, or slow, or maybe a curved also, indicating various variable rate of demand, है ना। ये कर्व भी हो सकता है, जैसे बरसात में पानी की डिमांड कम हो जाती है तो बरसात में ये फ्लैटर भी होगा, यानी बारिश आ रही है तो व्हाई शुड वी टेक द वाटर फ्रॉम द डैम, so then this curve will be flatter. So this is called as the demand curve. Sometimes they ask in the exam. Now, how to determine the reservoir capacity for a certain specific yield from the mass curve, ये हम पता करते हैं। अब ये जो आपको ग्राफ दिख रहा होगा आपके राइट साइड में, ये अगेन एक मास कर्व है। थोड़ा कुछ कंपोनेंट, कुछ पार्ट लिया है उसका, थोड़े आपको समझने के लिए अंड्यूलेशंस या पिक्स जिसको बोलते हैं, पिक पॉइंट एंड द ट्रफ पॉइंट आर शोन सो एज टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। तो ये फिर से टाइम वर्सेस क्यूमुलेटिव इनफ्लो इन द रिवर is plotted, that is mass inflow hectare meter and the time in years. So this wave type graph is the inflow curve. So that inflow curve is plotted from the apices, that is the trough, the peak, जो क्राउन है उसको अपाइसेस बोलेंगे, एपिक्स का लॉन्ग फॉर्म है अपाइसेस, A1 A2 A3 एक्सेट्रा ऑफ द मास इनफ्लो कर्व ड्रॉ द टेंजेंट्स पैरेलल टू डिमांड कर्व, है ना। ये डिमांड कर्व अभी हमने पढ़ा कि एक साल के लिए यदि हमारी डिमांड 3400 हेक्टर मीटर है, क्यूमुलेटिव डिमांड है, क्यूमुलेटिव डिमांड जनवरी फरवरी मार्च वगैरह की होते होते दिसंबर तक के, इफ द डिमांड इज कांस्टेंट देन इट विल बी स्ट्रेट लाइन एंड दिस टोटल डिमांड इज 3400 हेक्टर मीटर। शुरुआत में कुछ नहीं है तो ये स्लोप है, तो दिस इज द डिमांड कर्व, ओके, विच इज प्रिपेयर्ड विद द सेम स्केल एज दैट ऑफ द मास कर्व। तो ये मास कर्व में जो अपाइसेस है या जिसको क्राउन बोलेंगे, या जो टॉप पॉइंट है A1 A2 A3, ये पॉइंट को हमने क्या किया कि ये पॉइंट को पैरेलल टू दिस डिमांड कर्व tangents are drawn at A1 A2 A3 etc. okay, so the tangent process कैसी है वो समझ लेते हैं पहले। मेजर द वर्टिकल इंटरसेप्ट्स E1 D1। अब ये जो है ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद में मैक्सिमम जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस टेंजेंट लाइन up to the trough point, up to the lowest point of the mass curve in the first part, जैसे E1 D1 है, E2 D2 है, E3 D3 है, ये अभी हमने गिन लिया, मेजर कर लिया, इस पर से हमें कितना क्यूबिक मीटर है वो पता चलेगा। दिस इंडिकेट्स, ये जो ट्रफ पॉइंट है E1 D1 E2 D2 indicate the volume by which the inflow is short of the demand, यानी डिमांड जो है उससे इतना पानी कम पड़ रहा है E1 D1, क्योंकि ये क्या है, ये पोर्शन में इनफ्लो नहीं है, इसलिए तो ये डिमांड और सप्लाई में घाटा दिख रहा है। E1 D1 इज द शॉर्टफॉल और द घाटा बिटवीन द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस। सो फाइंड आउट दिस E1 D1 E2 D2 E3 D3 एक्सेट्रा, और नीचे का C1 D1 C2 D2 है ना, ग्राफ पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। C1 D1 यानी जो डॉटेड लाइन है, C2 D2 C3 D3 आर द इनफ्लोज ड्यूरिंग दैट पीरियड, है ना। इतना पानी आ रहा है वो नदी में या डैम में, लेकिन घाटा कितना जा रहा है वो, ये जो E1 D1 है, E2 D2 है, E3 D3 है, तो इसमें का सबसे मैक्सिमम जो क्वांटिटी रहती है जैसे E2 D2 की है, that is 2100. So this is the maximum quantity required for fulfilling the demand, क्योंकि ये डिमांड लाइन को
इतना डेफिशिट बता रही है, सो दिस शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर। ठीक है, इतना यदि डैम में पानी रहेगा तो फिर कभी ये गांव ये खेत को कभी कहाँ पानी की कमी जाएगी नहीं। सो दिस इज द वे इन विच द रिजर्वायर कैपेसिटी इज फाउंड आउट। आई विल अगेन रिपीट, we will draw the mass inflow curve. How it is drawn you must have understood. We draw the demand curve. Okay, demand curve also I have told you. It is the cumulative demand during the year January to December, or maybe from the June to May हाइड्रोलॉजिकल ईयर, एक साल की डिमांड, एक और सालों साल का मास इनफ्लो कर्व। ये मास इनफ्लो कर्व के जो ट्रफ है, जो पीक है, क्राउन, पीक पीक पीक, ट्रफ यानी नीचे का पोर्शन, पीक यानी टॉप पोर्शन, A1 A2 A3 A4 एक्सेट्रा, ट्रफ द पीक पॉइंट और द क्राउन पॉइंट। ये जो डिमांड कर्व है इसको पैरेलल टेंजेंट ये क्राउन में से निकालेंगे, A1 में से निकालेंगे, A2 में से निकालेंगे, A3 में से निकालेंगे, और फिर ये जो ट्रफ पोर्शन है, जो ये कर्व पोर्शन जहां पे डिस्चार्ज कम दिख रहा है, यहाँ पे वर्टिकल ऑर्डिनेट हम निकालेंगे और उसमें का पूरे इसमें का मैक्सिमम ऑर्डिनेट देखेंगे। जैसे ये पूरा जो ट्रफ है कि E1 B1 और नीचे में D1 पहला, तो इसमें मैक्सिमम इज E1 D1, दूसरे में E2 D2, तीसरे में E3 D3 वर्टिकल। तो द आउट ऑफ ऑल दिस E1 D1 E2 D2 E3 D3, the again maximum is chosen, which is 2100 cubic meter you can say, or 2100 hectare meter. So we are deficit of this much quantity of water. Our demand is more, but the water flowing into the reservoir is into the river is less. So therefore this much water we should store, and this again ये water जो less है, that again depends on the inflow of water, availability of water। ऐसा नहीं है कि पानी कम है और हम ज्यादा पानी मांग रहे हैं, जितना पानी आ रहा है उसके हिसाब से ही ये हमने डेफिसिट निकाला है। थोड़ा समझने को शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन अभी ध्यान में आएगा धीरे धीरे। सो मैक्सिमम ऑफ दिस ऑर्डिनेट इज द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर, और दैट इज द मैक्सिमम डेफिसिट। इतना पानी कम जा रहा है, उतने पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए हमें कहीं तो भी एक आधा ड्राम में पानी जमा करना पड़ेगा, ड्राम यानी रिजर्वायर, और वो रिजर्वायर की हाइट हम उस हिसाब से रखेंगे। ठीक है, रिजर्वायर की कैपेसिटी यानी रिजर्वायर की हाइट वगैरह। सो दिस इज द वे इन विच द रिजर्वायर कैपेसिटी इज बीइंग डिसाइडेड। ये बेसिक अभी हमने समझ लिया, बहुत हमको डिटेल में जाना नहीं है, ये यही नोट में दिया है। और आगे में हम देखते हैं आखिरी के हमारे 5 मिनट कि डिटर्मिनेशन ऑफ द सेफ यील्ड फ्रॉम ए रिजर्वायर ऑफ ए गिवन कैपेसिटी, यानी सेफ यील्ड यानी गारंटीड इतना पानी हमें मिलेगा ही, बरसात कम आई तो भी, यानी जो दिस मच क्वांटिटी वी विल गेट फॉर एवर परमानेंट, दो द रिजर्वायर गेट्स मिनिमम रेनफॉल वाटर इन द जो भी हमने निकाला है। तो फिर से हमने क्या किया कि मास इनफ्लो कर्व तो हमारे पास में तैयार है, which is again the curve between the time and the cumulative of the mass inflow in the river at the reservoir location point। ये हो गया मास इनफ्लो कर्व, ये हमने हाइड्रोग्राफ से, फ्लड हाइड्रोग्राफ से बनाया। अब हमने क्या किया कि वो डिमांड कर्व हमने जैसे बनाया था वैसे ही एक डिमांड कर्व एक साल के लिए वही स्केल से बनाया, जो स्केल से हमने ये मास इनफ्लो कर्व बनाया। सिर्फ उसमें क्या किया कि वेरिंग डिमांड के लिए, जैसे 1000 हेक्टर मीटर के लिए एक डॉटेड लाइन, 2000 के लिए दूसरी, 24 3000 400 4500 5000, for the varying demands we have plotted the demand line। okay, because for the fixed demand हमारे पास में तो हमने निकाला कैपेसिटी उस पर से, अभी हमें सेफ यील्ड निकालना, गारंटीड कितना मिलेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया कि जो हमारे क्राउन पॉइंट है A1 A2 A3 A4 एक्सेट्रा, है ना, क्राउन पॉइंट या एपेक्स, एपेक्स करके बोला है हमने, उसने एपेक्स, APEX एपेक्स, और द अपाइसिस लॉन्ग फॉर्म मल्टीपल, या उसको क्राउन करके बोलेंगे।
तो ये A1 A2 A3 में से हमने टेंजेंट्स निकाला. We have drawn the tangents through these points A1 A2 A3 etc. Okay, in such a way that their maximum departure from the mass inflow curve does not exceed specified reservoir capacity. ये जो टेंजेंट कैसे निकाला कि ये टेंजेंट जो डैम की कैपेसिटी है उससे ज्यादा ना हो, है ना. जब भी हमने वो कैपेसिटी निकाला था 2100 क्यूबिक मीटर, और उसमें से 800 क्यूबिक मीटर यदि हमने डेड स्टोरेज किया तो 1500 क्यूबिक मीटर इज द कैपेसिटी ऑफ द रिजर्वायर विच इज यूजफुल स्टोरेज, यू कैन से. सो the tangents are drawn through A1, A2, A3, but the tangents in such a way that their maximum departure from the mass inflow curve does not exceed the specified reservoir capacity. जो रिजर्वायर कैपेसिटी हमने फिक्स किया है उससे ज्यादा ये वर्टिकल E1 D1 E2 D2 वगैरह जो है E3 D3 शुड बी लिमिटेड टू 1500. और द 1500 यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए लिया है, दैट इज द रिजर्वायर कैपेसिटी. इससे ज्यादा ना हो, ठीक है. उस हिसाब से हम टेंजेंट निकालेंगे. दिस टेंजेंट्स विल हैव द डिफरेंट स्लोप्स. ये डिमांड कर्व जैसे पैरेलल नहीं रहेंगे, वो दे हैव द डिफरेंट स्लोप्स. वी विल फाइंड आउट द स्लोप्स ऑफ दिस टेंजेंट्स लाइन. Thus ordinates E1 D1 E2 are all represent reservoir capacity, and the measure the slopes of each tangents, that is A1 E1 A2 E2 A3 E3. The slope indicate the yield which can be attained in each year from the reservoir of given capacity. ये जो स्लोप है ये क्या बताएंगे कि हर साल इतना गारंटीड आपको वो साल में पानी मिलने वाला है, सेफ यील्ड है. वो रिजर्वायर कैपेसिटी के हिसाब से. पहले हमने देखा रिजर्वायर कैपेसिटी कैसे निकालना. अभी हमारे पास में रिजर्वायर की कैपेसिटी है 1500 क्यूबिक मीटर पानी है उसमें जमा, उसमें से इतना पानी हमको पक्का मिलने वाला है. ये स्लोप का सबसे फ्लैटर जो रहेगा, द स्लोप ऑफ द फ्लैटेस्ट डिमांड लाइन इज कॉल्ड एज द फर्म और गारंटेड यील्ड और द सेफ यील्ड. ठीक है. फ्लैट यानी सबसे कम वैल्यू E1 D1 की, या ये जो है दिस वैल्यू जिसमें सबसे कम है, फ्लैटर है, इसका मतलब है कि उतना पानी तो हमें पक्का मिलना है. सो दैट इज कॉल्ड एज द safe yield from the reservoir whose capacity is known, whose capacity has been given. Okay, so friends, we will take the break here. Tomorrow we will finish all this remaining part which is regarding the sediment inflow etc.